हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी क्लासेस। तो प्यारे दोस्तों, एचटेट पीजीटी कॉमर्स 2023 एग्जामिनेशन हमारा कंडक्ट हो चुका है। उसकी आंसर कीज आप सभी ने चेकआउट करी होंगी। हमारे पास काफी क्वेरीज आ रही थी कि सर यहाँ पे चैलेंज क्वेश्चंस को लेकर वीडियो बनाइए। तो लीजिए, वीडियो आपके सामने आ चुका है। तो आपके साथ डिस्कस करेंगे कौन से क्वेश्चंस को चैलेंज करें और किन को चैलेंज नहीं करना चाहिए, दोनों आपको बताने वाला हूं। आइए फटाफट से इस डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। एंड प्यारे दोस्तों, अगर आप तैयारी कर रहे हैं पीजीटी कॉमर्स एग्जामिनेशन की, तो एवर स्टडी क्लासेस के पास मल्टीपल कोर्सेज हैं। जैसे भी आप यूपी पीजीटी कॉमर्स के कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं, ईएमआरएस का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको केवल प्रैक्टिस करनी है, तो उसके लिए आप क्वेश्चन बैंक केवल भी ज्वाइन कर सकते हैं। सारी डिटेल्स आपको हमारी ऐप या वेबसाइट पे मिल जाएगी। कोई क्वेरी है तो आप हमें रीच आउट कर सकते हैं, कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। चलिए, तो प्यारे दोस्तों, सबसे पहले सवाल की ओर आते हैं। तो ये वाला सवाल है जो आपको चैलेंज करना चाहिए। सवाल है जी, विद रेफरेंस टू एमएसएमई कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब तीन स्टेटमेंट आपको दे रखी हैं। दिस सेक्टर इज द लार्जेस्ट एम्प्लॉयर ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज इन इंडिया। जो पहली वाली स्टेटमेंट है वो गलत है, बिकॉज एमएसएमई सेक्टर इज द लार्जेस्ट एम्प्लॉयर आफ्टर द एग्रीकल्चर सेक्टर। सबसे पहले एग्रीकल्चर आता है और सेकंड पे एमएसएमई आता है। It generates more employment opportunities per unit of capital invested compared to large industries. ये वाला स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है। These industries in India account for 45% of the industrial units. ये वाला स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि ये 95% होना चाहिए, एक फैक्ट है। और ये चीजें सभी आपकी एनसीईआरटी बुक में लिखी हुई हैं। मैंने आपको यहाँ पे लिंक भी दे दिया एनसीईआरटी बुक का। मेरे हिसाब से तो केवल यहाँ पे जो स्टेटमेंट नंबर बी है, पॉइंट नंबर बी है, वही केवल सही होना चाहिए। बट इन्होंने आंसर दिया है ऑप्शन नंबर वन ओनली ए का, जो कि मेरे हिसाब से गलत है। ये क्वेश्चन शायद ड्रॉप हो जाएगा और इसके मार्क्स सबको मिलने चाहिए। चलिए, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बैरियर ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। अब देखो, यहाँ पे पूछ रहे हैं कि कौन सा बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन नहीं है। अब यहाँ पे आपको ऑप्शंस में फिल्टरिंग दिया हुआ है। फिल्टरिंग का मतलब होता है कि अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में मल्टीपल लेवल्स हो जाएं, तो फिर एक लेवल से नीचे लेवल तक इंफॉर्मेशन आते आते फिल्टर आउट हो जाती है एंड इट कैन बिकम अ बैरियर। सेलेक्टिव परसेप्शन, तो अगर आप पूरे तरीके से ध्यान नहीं दे रहे हैं, सेलेक्टिवली ध्यान दे रहे हैं, तो किस तरीके से आप चीजों को परसीव कर रहे हैं, दिस कैन बी अ बैरियर। और इसके अलावा आपका इंटरेस्ट लेवल है। तो आपकी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि अगर आपका किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं है, तो फिर आप कम्युनिकेशन में उसके बारे में जो कम्युनिकेशन हो रहा है उसमें इंटरेस्टेड नहीं होंगे, और यहाँ पे ये बैरियर टू कम्युनिकेशन में आ जाएगा। इन्होंने आंसर दिया जी ऑप्शन नंबर 3 का, इंटरेस्ट लेवल का। तो इंटरेस्ट लेवल भी मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं एक बैरियर बन सकता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन में। इमोशंस तो खैर बैरियर होता ही है, इमोशनल और साइकोलॉजिकल बैरियर, ऐसा आपको एनसीईआरटी में सीधा सीधा लिखा हुआ मिल जाएगा। और इंटरेस्ट लेवल को लेकर भी एनसीईआरटी में लाइन लिखी हुई है कि यूजुअली पीपल कैन नॉट रिटेन द इंफॉर्मेशन फॉर अ लॉन्ग टाइम इफ दे आर इनअटेंटिव और नॉट इंटरेस्टेड। एनसीईआरटी का लिंक भी मैंने आपको यहाँ पे दे दिया है प्यारे दोस्तों। तो आप इस क्वेश्चन को भी चैलेंज कर सकते हैं। इसमें यहाँ पे मेरे हिसाब से कोई सही आंसर नहीं है। ये सभी कहीं ना कहीं बैरियर टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन बन सकते हैं। चलिए, अब आते हैं जी अगले सवाल की ओर। अब ये वाला सवाल थोड़ा सा ट्रिकी सा है। इसमें थोड़ा सा आपको अपना विजडम एक्सरसाइज करना है, करें या ना करें। अब ये वाला सवाल लिखा हुआ है जी, एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन इक्वल रेशो। कैपिटल बैलेंसेस ऑन 1 अप्रैल आर एक्स वाई एंड जेड दे रखे हैं 50,000, 40,000 एंड 30,000। देयर प्राइवेट एसेट्स आर 20,000, 2,000 एंड 5,000। व्हाट इज द एक्सटेंट ऑफ देयर लायबिलिटी इन द फर्म। तो ये वाला जो क्वेश्चन था मुझे थोड़ा सा टेढ़ा सा लगा। मैंने इसको काफी सर्च किया और मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिली वो ये मिली कि ये सीएस जून 2013 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था फाउंडेशन पेपर के अंदर। अब मैं उसकी आंसर की भी ढूंढ रहा था ऑफिशियल, वो मेरे को कहीं मिली नहीं। मेरे को क्वेश्चन पेपर तो मिल गया ऑफिशियल, बट आंसर की नहीं मिली। अब मैं इस क्वेश्चन को सर्च कर रहा था अलग अलग सोर्सेज के अंदर, तो मेरे को बुक्स में बहुत ही कम जगह पे ऐसा कोई क्वेश्चन देखने को मिला। एक यहाँ पे किताब है, आई थिंक ऑथर का नाम है संगीता सरकार नाम है, और इसके अंदर ये सेम क्वेश्चन, आई थिंक फिगर शायद कुछ चेंज थी, ये सेम क्वेश्चन डाला हुआ था। और उसके अंदर उन्होंने आंसर दिया था कि उनकी लाइबिलिटी जो होगी दैट इज गोइंग टू बी टिल देयर प्राइवेट एसेट्स। जैसे 20,000, 2,000 और 5,000 है, उतनी लाइबिलिटी होगी। आपको जो लिंक ऊपर दिया हुआ है, इस लिंक के अंदर आई थिंक क्वेश्चन नंबर 44 है, आप वो चेक करना। स्क्रॉल करोगे नीचे जाओगे तो उसके नीचे आपको उसका आंसर की भी दिखेगा। आंसर की में चेकआउट करना तो आपको आंसर मिलेगा प्राइवेट एसेट्स वाला। इन्होंने जो कैलकुलेशन किया, इन्होंने अपने कैलकुलेशन में दोनों को ऐड किया, 50 प्लस 20, 40 प्लस 2,
30 + 5 और उसके हिसाब से इन्होंने जो आंसर दिया हुआ ऑप्शन नंबर 3 का दिया हुआ है। अब ये ऐड क्यों कर रहे हैं, मेरे को कोई प्रॉपर लॉजिक नहीं मिला। हालांकि मैं आपसे झूठ नहीं बोलना चाहता, मेरे को कई लिंक्स मैंने जैसे गूगल पे सर्च किया, कई जगह पे लिखा हुआ था कि आप अगर आपको लायबिलिटी निकालनी है तो आप इन दोनों को ऐड कर दो, बट मेरे को उसको कोई प्रॉपर जस्टिफिकेशन नहीं मिला। देखो ये चीज तो बिल्कुल तय है कि आपकी जो लायबिलिटी होगी वो आपकी प्राइवेट एसेट से ज्यादा तो नहीं हो जाएगी। आपका जो कैपिटल बैलेंसेस है, ये तो आपने ऑलरेडी फर्म में पैसा डाल रखा है। अगर फर्म में और भी ज्यादा नुकसान हो रहे हैं तो फिर आपके प्राइवेट एसेट्स जो हैं वो भी आपको फर्म में लेकर जाने पड़ेंगे, माइनस योर प्राइवेट लायबिलिटीज। तो इस केस में आप जो मैक्सिमम लेकर जा सकते हैं अपने प्राइवेट एसेट्स जितना ही लेकर जा सकते हैं, 20,000, 2,000 और 5,000 जितना ही लेकर जा सकते हैं। तो इसीलिए मेरे हिसाब से यहाँ पे इनका जो मैक्सिमम लायबिलिटी बनेगा वो 20,000, 2,000 और 5,000 ही बनना चाहिए। बाकी आपको क्या लगता है, आपको कोई डिफरेंट ओपिनियन है तो आप मेरे साथ जरूर शेयर कर सकते हैं। आपकी ओपिनियन भी बिल्कुल वेलकम है। और अगर आपको लगता है चैलेंज करना चाहिए तो अपने विजडम से, अपनी अंडरस्टैंडिंग से चैलेंज करना, क्योंकि समय कम है। अभी और ज्यादा रिसर्च शायद मैं इस पे करने जाता तो पूरा दिन भी निकल जाता। बट अभी लेट्स सी कि एचपीएससी क्या, सॉरी यहाँ पे हमारा जो हरियाणा स्कूल एजुकेशन बोर्ड है वो इसका क्या आंसर देता है। लेट्स वेट। और इसीलिए इस क्वेश्चन को आप अपने विजडम से ही चैलेंज करना, मैं आपको ये फोर्स नहीं कर रहा, चैलेंज करो। अगर आपको लगता है कि चैलेंज हो सकता है तो आप इसे जरूर चैलेंज करना। चलिए इसके अलावा कुछ और सवाल है, और इसके अंदर ये ऐसे सवाल हैं जिसको मेरे अकॉर्डिंग चैलेंज नहीं करना चाहिए। इन द एब्सेंस ऑफ एनी एग्रीमेंट, पार्टनर्स आर लायबल टू रिसीव इंटरेस्ट ऑन लोन एट द रेट ऑफ। अब इन्होंने ना बहुत ही गंदे तरीके से ऑप्शंस फ्रेम कर दिए। पहला लिख दिया 6% सिंपल इंटरेस्ट, कुछ लिखा ही नहीं पर मंथ या पर एनम। फिर 12% सिंपल इंटरेस्ट और लास्ट में लिखा 0.5% पर मंथ सिंपल इंटरेस्ट। अब हम हर जगह पढ़ते हैं भैया 6% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट होता है। जो लोन पे इंटरेस्ट दिया जाएगा दैट इज गोइंग टू बी 6% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। अब पहले ऑप्शन में पर एनम नहीं लिखा, दूसरा तो बिल्कुल ही गलत है जी। और तीसरे में इन्होंने पर एनम की जगह पर मंथ लिख दिया। देखो अगर 0.5% पर मंथ है तो अगर आप इसे एनम में कैलकुलेट करोगे इट इज गोइंग टू बी 6% पर एनम। और इन्होंने आंसर दिया ऑप्शन नंबर 3 का, तो मेरे हिसाब से ये बिल्कुल सही है। फर्स्ट वाले ऑप्शन में इनका जो इंफॉर्मेशन था पर एनम का वो मिसिंग था। थर्ड वाले में पर मंथ का दे दिया और वो पर एनम में कन्वर्ट करके 6% ही बनेगा। और इसीलिए थर्ड वाला ऑप्शन मेरे हिसाब से बिल्कुल सही है। चैलेंज करने से इसमें कोई फायदा मेरे अकॉर्डिंग नहीं लगता होगा। फिर भी अगर आपको लग रहा है कि होना चाहिए, करना चाहिए, तो अगेन आपकी मर्जी है, आप कर सकते हैं। यहाँ पे मैं जो अपना पर्सनली मुझे लग रहा है वो मैं केवल आपको बता रहा हूं। चलिए आते हैं एक और सवाल की ओर। अब ये वाला सवाल है असर्शन रीजनिंग का। इसमें आपको दो स्टेटमेंट दे रखी है। इफ अ शेयर होल्डर फेल्स टू पे द अमाउंट ऑफ वन और मोर कॉल्स ऑन द शेयर्स, द कंपनी में फोरफीट हिज शेयर्स। तो अगर आपने कॉल्स का पैसा नहीं दिया तो फोरफीट कर सकती है। इस स्टेटमेंट में किसी को कोई दिक्कत नहीं है, सब कह रहे हैं सही है। आती है दिक्कत दूसरी स्टेटमेंट में। Even after the forfeiture of share, the shareholder is responsible to pay the amount due from him until the company receives full amount on these shares। तो प्यारे दोस्तों अब ये सेकंड वाला रीजन सही है या नहीं है, इसको लेकर बहुत सारा यहाँ पे बवाल है, बहुत सारी यहाँ पे अलग अलग व्यू पॉइंट्स देखने को मिल रहे हैं। कई लोग कह रहे हैं कि शेयर फोरफिट हो गए तो अरे अब आपकी लायबिलिटी कहां से बनेगी। कई लोग कह रहे हैं कि नहीं लायबिलिटी होनी चाहिए। तो हमने भी इसे सर्च किया, कोई प्रॉपर बुक के अंदर तो नहीं, पर कुछ बुक्स थी वो बहुत पुरानी पुरानी थी, कोई और कंट्रीज की बुक्स थी, उसमें तो ऐसे लिखा हुआ था कि शेयर होल्डर इज स्टिल लायबल। और मेरे को यहाँ पे एक गूगल पे लिंक मिला, और ये blog.ip लीडर्स है, कोई ब्लॉग ही है वैसे तो, बट इनके ब्लॉग्स जनरली मैं रेफर करता हूं तो मुझे लगता है कि ये जेन्युइन ही लिखते हैं, तो सही लिखते हैं। इन्होंने भी लिखा हुआ है कि अगर आपके शेयर्स फोरफिट हो गए स्टिल आप लायबल होंगे जब तक कंपनी को उन शेयर्स पे आपका जो अनपेड कॉल्स हैं वो मिल नहीं जाते। जैसे मैं थोड़ा सा एग्जांपल देता हूं। अगर मान लीजिए एक शेयर होल्डर है, या मैं ही शेयर होल्डर हूं किसी कंपनी का, जैसे मेरे पास लेट्स सपोज रिलायंस के शेयर है यहाँ पे 100 रुपए का। अभी कंपनी ने उस शेयर पे 60 रुपए कॉल किए थे और मैंने उस पे केवल 30 ही दिए थे। तो अभी कंपनी क्या कर रही है, कंपनी मेरा शेयर यहाँ पे फोरफिट कर रही है। तो ये कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पे कंपनी जो है चाहे मेरे शेयर फोरफिट कर सकती है, बट 30 रुपए जो है, ये 30 रुपए का जो डिफरेंस था, 60 मंगाए थे मैंने 30 ही दिए थे, उसके लिए आई एम गोइंग टू बी स्टिल लायबल जब तक कंपनी को इन शेयर्स पे पैसा नहीं मिल जाता। तो जितनी मेरी लायबिलिटी थी वो यहाँ पे खत्म नहीं हो जाएगी, वो लायबिलिटी तो रहेगी रहेगी, चाहे मेरे शेयर्स फोरफिट कर लिए गए। मेरी लायबिलिटी से मैं नहीं भाग सकता।
ऐसे तो हर केस में क्या होगा, कंपनी बंद होने वाली है तो सभी कहेंगे शेयर फोरफिट कर लो, हम अपना पैसा नहीं देने वाले हैं। तो जितना पैसा कंपनी ने कॉल कर दिया था उतना पैसा तो आपको देना ही पड़ेगा, चाहे आपके शेयर्स फोरफिट भी कर लिए कंपनी ने तो आपको उतना पैसा तो देना ही पड़ेगा। ऐसा यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स हमें देखने को मिल रहे हैं जो कि मुझे लॉजिकली कहीं ना कहीं सही भी लग रही हैं। तो इसीलिए मेरे अकॉर्डिंग ए और आर दोनों सही है, और यहाँ पे रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं होना चाहिए असर्शन का, क्योंकि दोनों इंडिपेंडेंटली सही लग रही हैं। हालांकि कई बुक्स में या फिर कई लोगों का ये भी मानना है कि अरे असर्शन और रीजन जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी बन रही है, ऑप्शन वन आंसर होना चाहिए। इन्होंने जो आंसर दिया ऑप्शन टू, जो कि मुझे सही लग रहा है। अगर आपको लग रहा है कि नहीं, आपके पास सोर्स आपको कोई मिल जा रहा है, तो आप वन या थ्री जो है, जो आपको लग रहा है सही होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आप चैलेंज भी डाल सकते हैं। इट्स अप टू यू। मेरा जो व्यू पॉइंट था मैंने आपके साथ यहाँ पे डिस्कस कर दिया। अगला सवाल है, डेप्रीसिएशन इज द प्रोसेस ऑफ। अब इसके अंदर ना इन्होंने आंसर दिया ऑप्शन नंबर टू का, जो कि मेरे हिसाब से बिल्कुल सही है। मैंने इसे थोड़ा सा सर्च भी किया कि वैल्यूएशन ऑफ एसेट आंसर आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, तो मेरे को कई किताबों में सीधा सीधा लिखा हुआ मिल गया कि इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड डेप्रिसिएशन इज अ प्रोसेस ऑफ कॉस्ट एलोकेशन, इट इज नॉट अ प्रोसेस ऑफ एसेट वैल्यूएशन। तो मुझे सीधा सीधा ये लाइन लिखी हुई मिल गई कई किताबों में। तो इसीलिए इसको चैलेंज करने का कोई फायदा नहीं है, इसको तो मेरे हिसाब से चैलेंज करना ही नहीं चाहिए। चैलेंज करना पैसे बर्बादी होगा इस क्वेश्चन में, नहीं करना चाहिए चैलेंज आपको। फिर भी अगर आपको कुछ ऐसा मिल रहा है या आपका एक ही क्वेश्चन से अटका हुआ है सिलेक्शन, तो फिर आप चैलेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। सो प्यारे दोस्तों, ये थे वो सवाल जो चैलेंज होने चाहिए और जो नहीं चैलेंज होने चाहिए। बाकी आप अपना विजडम एक्सरसाइज कीजिए। इसके अलावा अगर आपको लगता है कोई और सवाल चैलेंज होना चाहिए, तो इसी वीडियो पे आप कमेंट कर सकते हैं, आपस में शेयर भी कर सकते हैं, हम भी उसे चेकआउट कर लेंगे। एंड आज के लिए इस सेशन में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।